हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश पढ़ रहे थे। हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश पढ़ रहे थे। भारत में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, उस हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी में पहला कंपनी भारत में आया था पुर्तगाल की कंपनी। इसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। पुर्तगाल के बाद सेकेंड कंपनी भारत में आया, वो डच कंपनी। उस कंपनी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि 1759 में बंगाल में एक जगह है बेदरा, उस जगह से वहाँ पर लॉर्ड क्लाइव ने, जो अंग्रेजी कैप्टन थे, सेनानायक थे, उन्होंने डच को अंतिम रूप से पराजित कर दिया और डच का भाग सितारा भारत से डूब गया। उसके बाद भारत में अंग्रेजी कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब हम लोग आज हम लोग अंग्रेजी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनी के बारे में पढ़ लिया है। अब आज हम लोग अंग्रेजी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी कंपनी या ब्रिटिश कंपनी। देखिए 1579 की बात है। एक ब्रिटिश नागरिक थे विलियम ड्रेक। कौन थे? विलियम ड्रेक। ये जो है भारत आए। ये आए कहाँ आए? भारत आए। विलियम ड्रेक पहले आदमी जो है विलियम ड्रेक थे, ब्रिटिश, जो भारत आए थे। 1588 में यूरोप में सबसे अच्छी जो नौसेना थी वो स्पेन के पास था। किसके पास था सबसे अच्छी नौसेना? स्पेन के पास था। स्पेनी नौसेना को आर्मेडा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्मेडा। 1588 में यूरोप में सबसे शक्तिशाली नौसेना स्पेन के पास थी, जिसे आर्मेडा कहा जाता था। उसे ब्रिटिश नौसेना ने पराजित कर दिया। उसे ब्रिटिश नौसेना ने क्या किया? पराजित कर दिया। इस प्रकार यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति अब ब्रिटिश हो गई 1588 में स्पेनिश आर्मेडा को हराने के बाद। अब ब्रिटिश की महत्वाकांक्षा भारत की ओर जो है बढ़ रहा था। जैसे पुर्तगाली की महत्वाकांक्षा किसी समय में थी और डच की थी, अब ब्रिटिश का भी महत्वाकांक्षा भारत की ओर बढ़ रहा था। 1599 की बात है। एक ब्रिटिश से यात्री थे जॉन मिल्डन हॉल। क्या नाम था? जॉन मिल्डन हॉल। ये भारत आए थे। ये कब आए थे? ये भारत आए थे। जॉन मिल्डन हॉल ये थल मार्ग से भारत आए थे। याद रखिएगा, ये किस मार्ग से भारत आए थे? थल मार्ग से भारत आए थे। थल मार्ग से एक चीज और याद रखिएगा कि ब्रिटिश में एक कंपनी थी 1593 में, लिवेंट कंपनी। कौन सी कंपनी थी? लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1593 में भारत के साथ थल मार्ग से व्यापार करने का अनुमति मिला था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले किस कंपनी को भारत के साथ थल मार्ग से व्यापार करने की अनुमति मिली ब्रिटिश में, तो वह ब्रिटिश कंपनी थी लिवेंट कंपनी। 1593 में लिवेंट कंपनी को थल मार्ग से भारत से व्यापार करने का अनुमति मिला। अब जो है 1599 में ही कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी का स्थापना किया और उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कंपनी का नाम था, 1599 में स्थापित हुई थी यह कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कंपनी का पूरा नाम था। 1599 में यह कंपनी स्थापित हुआ। यह एक कंपनी जो था, यह आप कह सकते हैं कि ज्वाइंट वेंचर की कंपनी थी। ज्वाइंट वेंचर की कंपनी थी, संयुक्त उद्यम था। ये कुछ लोगों ने मिलकर खोला था। जैसे डच कंपनी भी पहली यूरोपीय कंपनी थी जो ज्वाइंट वेंचर था और सेकेंड
ज्वाइंट वेंचर कंपनी वो कोई था तो वो ब्रिटिश कंपनी था। वैसे अगर यूरोप में कहा जाए तो सबसे पहली कंपनी ब्रिटिश कंपनी ही होगी, लेकिन भारत में जो आगमन के क्रम में देखिएगा तो सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर कंपनी के रूप में डच आए और फिर बाद में ब्रिटिश आए। और इसमें लगभग 217 साझेदार थे इस कंपनी में। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, इस कंपनी को 15 साल के लिए एक चार्टर दिया, रॉयल चार्टर दिया कि आप 15 साल के लिए भारत और पूर्वी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से कहानी आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी जो है 31 दिसंबर 1600 को इसको मिल गया कि आप भारत की ओर व्यापार कर सकते हैं, भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। लंदन से एक जहाज जो चला वो सबसे पहले 1601 में चला, 1601 में पहुंचा इंडोनेशिया के द्वीप पर। याद रखिएगा, सबसे पहला जो ईस्ट इंडीज कंपनी का जो जहाज चला वो भारत नहीं आया, सबसे पहला जहाज इंडोनेशिया गया था और वहां मसाला के लिए गया था। मेरे ख्याल से यहां तक आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उपनाम इसका जॉन कंपनी भी है, इस कंपनी का नाम जॉन कंपनी भी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन है। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जॉन कंपनी इसका निक नेम है, प्यारा नाम है, उपनाम है और इसका मुख्यालय इस कंपनी का लंदन में है। महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 15 साल के लिए पूरब के साथ व्यापार करने का अनुमति दिया था, लेकिन ब्रिटेन के महाराजा बने उसके बाद जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम ने इस कंपनी को अनिश्चित काल के लिए भारत के साथ व्यापार करने का अनुमति दे दिया। अनिश्चित काल के लिए जेम्स प्रथम ने इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अनुमति दे दिया। जेम्स प्रथम का एक राजदूत था, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, और इसको कहा गया कि 1608 में जेम्स प्रथम जो राजदूत था, जेम्स प्रथम जो ब्रिटेन का राजा था, कैप्टन हॉकिंस को बोला कि तुम मुगल दरबार में जाओ, और अकबर के नाम से एक पत्र लेके गया। लेकिन जब तक कैप्टन हॉकिंस भारत आता तो उस समय अकबर की मृत्यु हो गई थी और बादशाह बन गए थे जहांगीर। बादशाह बन गए थे जहांगीर। जब भारत में यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का बादशाह था, मुगल बादशाह था अकबर। लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस भारत आए तो वो जहांगीर से मिले और जहांगीर से कहे कि मुझे सूरत में व्यापार करने का आप अनुमति दीजिए। ये सूरत में जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को 1608 में कहा था कि भारत जाओ और मुगल शासक से मिलो और वहाँ पर एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगो सूरत में। तो सूरत में यह 1608 में इसको अनुमति मिला था, जेम्स प्रथम ने दिया था, और यह सूरत में 1609 में पहुंचा। और मुगल बादशाह जहांगीर से विनय किया, आवेदन दिया कि हम लोगों को फैक्ट्री खोलने का अनुमति दिया जाए। लेकिन मुगल बादशाह पुर्तगाली के दबाव में आके वैसा करने से परहेज कर लिए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 1611 एडी में एक कंपनी का स्थापना किया मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में जब स्थापना किया तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कंपनी थी और ये अस्थाई कंपनी थी। ये अस्थाई कंपनी थी, ये अस्थाई कंपनी नहीं थी। फिर ये लोग जो है एक थॉमसन करके ब्रिटिश कह सकते हैं कंपनी के एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, थॉमसन। वो जो है किसी तरह सूरत के गवर्नर से कहे कि हमको ऑर्डर दो, और इसी समय 1613-11 के आसपास स्वाली का युद्ध हुआ। सूरत के पास एक जगह है स्वाली, और इस युद्ध में थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। अंग्रेजी सेनानायक थॉमस बेस्ट ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली को पराजित कर दिया। इस बात से जहांगीर काफ़ी खुश हुआ और फिर जो है
1613 एडी में सूरत में पहली अस्थाई फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना किया था। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सूरत में ये लोग 1609 में पहुँचे थे कि हमको फैक्ट्री खोलने का अनुमति दीजिए सूरत में, लेकिन वहाँ पुर्तगाली ने काफ़ी विरोध किया, तो अंततः ये दक्षिण भारत चले गए मसूलीपट्टनम, और वहाँ पर पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में खोला, लेकिन वो अस्थाई फैक्ट्री थी। अस्थाई फैक्ट्री फिर वह एक उनके अधिकारी थे, वो अधिकारी किसी तरीके मुगल गवर्नर सूरत के पास पहुँचते हैं और सूरत में फैक्ट्री खोलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन पुर्तगाली काफ़ी विरोध कर रहे थे। तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में पराजित कर दिया। जहांगीर इससे काफ़ी खुश हुआ और फिर 1613 एडी में जो है सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोल दिया। हॉकिंस जो है वह मुगल दरबार में जब आए थे तो तुर्की भाषा में बात किए थे जहांगीर से, तुर्की भाषा में। कहीं कहीं फारसी भाषा भी रहता है। अगर तुर्की भाषा ऑप्शंस में है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा और फारसी भाषा दोनों बोल सकता है, और किसी किताब में मिलता है कि तुर्की भाषा और किसी किताब में मिलता है फारसी भाषा। लेकिन अगर बहुत हो तो आप लोग पहला चॉइस फारसी भाषा ही दीजिएगा, सेकेंड चॉइस तुर्की भाषा दीजिएगा, ऑप्शंस के अनुसार चलिएगा। और मुगल बादशाह जहांगीर ने हॉकिंस को खान का उपाधि दिया और 400 का मनसब दिया। ये सभी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। कैप्टन हॉकिंस जो है पानी के जहाज से आने वाला पहला व्यक्ति थे, ब्रिटिश व्यक्ति थे, और ये हेक्टर नामक जहाज से भारत आए थे। हेक्टर नामक जहाज से ये भारत आए थे। मेरे ख्याल से यहां तक आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब शीघ्र ही सूरत जो है व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रेसिडेंसी बन गया और काफ़ी तेज़ी से यह काम करने लगा। उसके बाद अगर देखिएगा तो सबसे पहला हुआ 1632 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया, सुनहरा फरमान। और यह फरमान जो है सुनहरा फरमान 500 पगोडा, स्वर्ण मुद्रा है पगोडा, उसके बदले में जो है गोलकुंडा के बंदरगाह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकता है। इसका गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान इन लोगों ने प्राप्त कर लिया। इसको सुनहरा फरमान भी कहते हैं, जो गोलकुंडा के सुल्तान से ब्रिटिश कंपनी ने प्राप्त किया था। पूर्वी भारत में अगर देखिएगा तो पहली कंपनी 1633 में बालासोर में खोला गया। 1639 में आइएगा तो फ्रांसीसी डे नामक व्यक्ति ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास पट्टा पर प्राप्त किया और यहाँ पर जो है सेंट जॉर्ज का किला बनाया, सेंट जॉर्ज किला बनाया। एक ब्रिटिश व्यक्ति थे फ्रांसिस डे, उन्होंने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास पट्टा पर प्राप्त किया और वहीं पर मद्रास शहर की स्थापना हुई और सेंट जॉर्ज किला बनाया गया। ये 1639 की बात है। उसके बाद 1651 एडी में, इस समय मुगल बादशाह शाहजहां थे और शाहजहां की एक बेटी थी जो बुरी तरह शायद जल गई थी। तो एक डॉक्टर थे बाफ्टन, उन्होंने शाहजहां की बेटी का इलाज किया था और इससे खुश होकर बंगाल में जो है व्यापार करने का अनुमति शाहजहां ने इन लोगों को दे दिया था 1651 में। और हुगली में इन लोगों ने पहली फैक्ट्री इन लोगों ने खोला था बंगाल में। इसी समय 3000 रुपया वार्षिक के बदले में शाहजहां ने बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों की सीमा मतलब चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति यहीं से मिल गया था। और यह इसलिए मिला था कि शाहजहां की बेटी का इलाज डॉक्टर ब्राफ्टन ने किया था, जो गंभीर रूप से जल के घायल हो गई थी। शाहजहां ने दिया था। हुगली में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1651 के बाद आप देखिएगा 1661 में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुआ। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ। सुनिएगा बात को स्पष्ट से।
1661 में कैथरीन जो पुर्तगाली राजकुमारी थी उसका शादी हुआ ब्रिटिश राजकुमार से, उसका नाम था चार्ल्स तृतीय, और दहेज में पुर्तगालियों ने बंबई दे दिया कि ब्रिटिश को। और फिर 1668 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक लेके किराया पर कंपनी को बंबई दे दिया। ठीक, अब ये बंबई भी चला गया कहाँ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, जो पहले पुर्तगाली के पास था, दहेज में ब्रिटिश को मिला, और फिर ब्रिटिश राजकुमार ने 10 पाउंड वार्षिक लेके बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। पहले सूरत प्रेसिडेंसी था, अब ये सूरत प्रेसिडेंसी का केंद्र हटके अब बंबई प्रेसिडेंसी यहां से आ गया। यहीं पर एक थे, बंबई के संस्थापक थे गेराल्ड आंगियार, गेराल्ड आंगियार। और कहा जाता है कि आधुनिक बंबई शहर का संस्थापक कोई था तो वो था गेराल्ड आंगियार था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गेराल्ड आंगियार ने क्या किया था कि जो जहाज मुगलों का अरब सागर होते हुए मक्का जाता था उस पर भी जो है इसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो फिर जो है औरंगजेब बहुत टाइट हुआ मुगल बादशाह, और फिर बाद में गेराल्ड आंगियार ने माफ़ी मांगी और फिर से जो है अरब सागर में या पूर्वी पश्चिमी तट पर मुगल बादशाह ने और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार निर्बाध करने की अनुमति दे दी। यहां तक मेरे ख्याल से कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर हुगली में भी इन लोग काफ़ी बदमाशी करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1686 में 1686 में हुगली में अंग्रेजों ने उपद्रव मचाया तो औरंगजेब ने कड़ी कार्रवाई की और इनको बाहर भागना पड़ा। लेकिन फिर जो है 1.5 लाख रुपया मुआवजा लेकर फिर से हुगली में इनको बसने का अनुमति दे दिया गया। अगस्त 1690 में कासिम बाजार फैक्ट्री के एक प्रमुख थे। सबसे पहले सूता नाती में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप कह सकते हैं कि अगस्त 1690 में सूता नाती में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पहली फैक्ट्री रखी, और यहीं से आप कह सकते हैं कि आधुनिक कलकत्ता का भी न्यू यहीं से कहीं ना कहीं पड़ चुका था, और ब्रिटिश की जो है भावी राजधानी भारत में का भी कॉन्सेप्ट यहीं से आ चुका था। उसके बाद 1698 में बंगाल के गवर्नर हैं अजीम उस शान, और अजीम उस शान ने वही जो 1651 में 3000 रुपया वार्षिक लेके जो है बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक लेके शुल्क मुक्त व्यापार करने का अनुमति बंगाल में, बिहार और उड़ीसा में दे दिया। 1699 में ही जॉब चार्नाक, जो कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख थे, जॉब चार्नाक, वह जो है उनको 1200 रुपया वार्षिक लेके कालीकता, गोविंदपुरी और सूतानाती, ये 3 गांव थे, और इस तीनों गांव का जमींदारी पहले इब्राहिम खां के हाथ में था। अजीम उस शान ने क्या किया, उसको लेके जॉब चार्नाक को दे दिया, और यहीं पर जॉब चार्नाक ने आधुनिक कलकत्ता शहर का नींव डाला। और 1700 AD में यहाँ पर फोर्ट विलियम किला बनाया कलकत्ता में, और यहाँ पर फोर्ट विलियम किला बनाया, और फोर्ट विलियम किला का पहला जो प्रेसिडेंट थे वह थे चार्ल्स आयर। कलकत्ता शहर का संस्थापक जॉब चार्नाक था, और वहाँ पर फोर्ट विलियम किला भी 1700 AD में जॉब चार्नाक ने ही बनाया था, लेकिन फोर्ट विलियम किला का पहला प्रेसिडेंट जो था वह चार्ल्स आयर था। ये आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसी समय 1699-98 में ही लंदन में एक और घटना हो गया। वहाँ के उस समय राजा थे विलियम तृतीय। कौन थे राजा थे? विलियम तृतीय। विलियम तृतीय ने एक कंपनी का स्थापना कर दिया। उस कंपनी का नाम था आपको ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट। और यह कंपनी भी अब भारत के साथ व्यापार करना चाहता था। यह कंपनी वहाँ के राजा, इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने स्थापित कर दिया। और लेकिन इस कंपनी पर काफ़ी और इसने विलियम तृतीय ने
नॉरिस को भारत भेजा औरंगजेब के दरबार में और कुछ सुविधा प्राप्त करना चाहता था। लेकिन इसी बीच में काफ़ी प्रेशर पड़ा विलियम तृतीय पर। संसद, वहाँ ब्रिटिश संसद ने काफ़ी दबाव डाला और कहा कि 1702 में एक समझौता हुआ और समझौता में यह हुआ, इस कंपनी को ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट कंपनी को न्यू कंपनी भी कहा जाता है। और 1599 में जो कंपनी स्थापना हुई थी, द गवर्नर्स एंड द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये दोनों कंपनी मर्ज हो गया और कहा गया कि 7 साल के बाद दोनों कंपनी 1702 में मर्ज हो गया और मर्ज की प्रक्रिया मतलब एकीकरण की प्रक्रिया वो 7 साल में पूरी हो जानी चाहिए। अर्थात 1709 में दोनों कंपनी समझौता हुआ 1702 में कि एक हो जाएंगे और 7 साल का मौका समय दिया गया और 1709 में दोनों कंपनी एक हो गई और उस कंपनी का नाम हो गया 1709 में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। फिर से सुन लीजिएगा, 1709 में एक नई कंपनी का स्थापना हुआ, यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यही कंपनी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, वो जो पुरानी कंपनी थी, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, और न्यू कंपनी अर्थात ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये दोनों कंपनी मिलकर अब नई कंपनी के रूप में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का स्थापना 1709 में हो गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। जिस तरीके से फोर्ट विलियम किला का पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था, उसी प्रकार सूरत में जो फैक्ट्री बनी थी उसका पहला प्रेसिडेंट थॉमस एल्डवर्थ था। कौन था सूरत का पहला? थॉमस एल्डवर्थ। ये सब थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसी समय 1717 एडी में मुगल बादशाह बने फर्रुखसियर। कौन बने? फर्रुखसियर। और 1717 का वर्ष है। जॉन सुरमन की अध्यक्षता में कंपनी का एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल आया और उसमें हैमिल्टन एक डॉक्टर थे। स्टीवेंसन भी थे उस प्रतिनिधिमंडल में। जॉन सुरमन के प्रतिनिधिमंडल में एक डॉक्टर हैमिल्टन थे, स्टीवेंसन एक और व्यक्ति थे और एक आर्मेनियाई व्यक्ति था दुभाषिया, वो भी था। उसका नाम था खारहिद करके था। वही 3 व्यक्ति थे, लेकिन आपका डॉक्टर हैमिल्टन से मतलब है यहाँ पर। और ये डॉक्टर हैमिल्टन ने क्या किया था, फर्रुखसियर को एक बहुत भयंकर घाव था, उस घाव का इलाज किया था हैमिल्टन ने। तो इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया, जॉन सुरमन के नाम एक फरमान जारी किया। और इस फरमान में बातें कुछ पुरानी ही थी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में 3000 रुपया वार्षिक लेकर आपको चुंगी मुक्त व्यापार करने का हम आपको अधिकार दे दिए। सूरत में 10,000 रुपया आप वार्षिक के बदले में आयात निर्यात कर सकते, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसमें एक और प्रावधान था, वह बहुत ही घातक प्रावधान था कि बंबई में जो ब्रिटिश सिक्का, टकसाल में जो सिक्का अब चलेंगे वो मुगल साम्राज्य में भी चलेंगे। ये 3 प्रावधान था। पहला प्रावधान था, पुराना ही था, कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 रुपया वार्षिक के बदले आप चुंगी मुक्त व्यापार कर सकते हैं। सूरत में 10,000 रुपया वार्षिक के बदले में आपसे आयात निर्यात मुगल बादशाह का कोई टैक्स नहीं लेगा। और बंबई के टकसाल में जो सिक्के, ब्रिटिश सिक्के बनेंगे वो मुगल साम्राज्य में भी चलेंगे, मान्य होंगे। ये 3 था। इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को जो है मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा कहा है। क्यों कहा है तो आप समझ ही गए होंगे। मैग्ना कार्टा जो है ये क्यों आया, तो इसका भी थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। मैग्ना कार्टा का अर्थ हुआ कि महान अधिकार पत्र। ये शुरुआत जो है ब्रिटिश में ही हुआ था। ब्रिटिश में पहले लोकतंत्र नहीं था और लोगों को उतना स्वतंत्रता नहीं था। तो ब्रिटिश में लोगों को पहला स्वतंत्रता का जो अधिकार पत्र वहाँ के राजा ने दिया था वो 1514 में दिया था और ये पहला मैग्ना कार्टा था। हाल में 500 वर्ष जो है इस मैग्ना कार्टा का मनाया गया था और ये सब हिस्ट्री की बात है। लेकिन आप इतना ही समझिए कि मैग्ना कार्टा ब्रिटिश संसदीय परंपरा से ही शुरू हुआ।
ब्रिटिश जनता, पहले ब्रिटिश सम्राट जो है वहाँ के लोगों को कोई राइट नहीं दिए हुआ था, लेकिन पहला बार ब्रिटिश सम्राट ने वहाँ के लोगों को 1514 में अधिकार दिया था। वो पहला मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसी से मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट आया और इतिहासकार ओम्स ने इस फ्लुक्सियर के 1717 की जो आदेश है उसको जो है ब्रिटिश कंपनी के लिए, चाहे ब्रिटिश सरकार के लिए, एक मैग्ना कार्टा का। इसी के साथ आज मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करते हैं। धन्यवाद।